वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने जो श्रृंखला में पढ़ा, मशीन ड्राइंग का फ्री हैंड का पोर्शन आपको पूरी तरीके से मैंने पढ़ा दिया है और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो उसमें आपसे पूछा ना जाता हो एग्जाम में, या फिर आपको एग्जाम में दिया ना गया हो। तो ऐसे सारे टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है जो पिछले 10-15 सालों से एग्जाम में आ रहे हैं आपके, और बार बार आ रहे हैं। तो ऐसे सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं फ्री हैंड के, और उन्हीं टॉपिक की आप बार बार रिवीजन करिए। और रिवीजन करने के साथ साथ उनका 2 व्यू का कम से कम, और साथ ही डायमेंशनिंग और उनके पार्ट्स के नेम के साथ उसका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। रिवीजन करते टाइम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है आपको। ब्लॉक बना के चीज़ों को बनाना है, साइज उनका बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है। असेंबली बनाते समय फ्री हैंड का मतलब होता है बिना स्केल के आपका यूज करना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको सेंटर लाइन स्केल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब ब्लॉक बनाएंगे तो एक पैरेलल आपको लाइन खींचने के लिए एक सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको अभी बताए। उससे पहले आप जितनी भी, अगर आपने फ्री हैंड की वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनकी पुरानी वीडियो देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए। ठीक है, अब जरा आते हैं ऐसे टॉपिक पे। फ्री हैंड के टॉपिक तो आपके हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब बात करते हैं ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो कि असेंबली के टॉपिक हैं आपके। असेंबली, और वो असेंबली है किस चीज़ की? वो सारी असेंबली हैं मशीन ड्राइंग की। ठीक है, जो असेंबली है वो किसकी है? आपकी मशीन ड्राइंग की। और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट असेंबली हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट असेंबली हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें है आपका नंबर 1, टेबल बेयरिंग। और पार्ट नंबर जो 2 है इम्पोर्टेंट में, वो है आपका स्पार्क प्लग। पार्ट नंबर जो 3 है आपका बेंच वाइज। पार्ट नंबर 4 है लेथ होल्डर। पार्ट नंबर 5 है टूल पोस्ट। पार्ट नंबर 6 है आपका असेंबली का। पार्ट नंबर 6 जो आपका रहेगा वो रहेगा मशीन वाइज। पार्ट नंबर 7 रहेगा टेल स्टॉक। पार्ट नंबर 8 रहेगा इम्पॉर्टेंट है कनेक्टिंग रॉड। अब 2 पार्ट जो आएंगे वो आपके जिग के आएंगे जो इम्पोर्टेंट है। जिग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? टंबल जिग,
एक आएगा लीफ टाइप जिग। तो दोस्तों ये तो आपके हो गए। तो ये तो आपके ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो गए या असेंबली हो गई जिनको आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक ये सारे आपको कवर किए जाएंगे, और भी कुछ टॉपिक हैं इसमें इसके अलावा वो आपको मिलेंगे, जैसे टेल स्टॉक हो गया, टूल पोस्ट हो गया, लेट टूल होल्डर हो गया, ये सारे टॉपिक आपको दिख रहे होंगे। देखिए, इम्पोर्टेंस के आधार पे हमने टॉपिक को कवर किया है, बट कोशिश ये करिए आपका जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उनका अच्छे से रिवीजन भी करिए बनाते टाइम। तो इसमें देखिए सीवल वेयरिंग था, एक आपका स्पार्क प्लग है, बेंच वाइज है, लेट टूल होल्डर है, टूल पोस्ट है, मशीन वाइज है, टेल स्टॉक है, कनेक्टिंग रॉड है, टंबल जिग है, लीफ टाइप जिग है। अब इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो केवल आपके आईसी इंजन के पार्ट हैं, जैसे कि जो इंजन में यूज होते हैं, जैसे कनेक्टिंग रॉड हो गया, है ना, और आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया, और जैसे पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज हुआ है, और ऐसे ही डीजल इंजन में आपका फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है। तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कॉमन, जो कहाँ यूज हो रहे हैं, केवल आपके आईसी इंजन में। कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपके यूज हो रहे हैं किसमें, आपके लेथ मशीन में। वो कौन कौन से पार्ट हैं लेथ मशीन में यूज होने वाले पार्टों में, आप देखिए तो आपको दिखेंगे, एक तो आपको टेल स्टॉक दिख जाएगा, और आपको दिख जाएगा लेथ टूल होल्डर, टूल पोस्ट। ये सारे किसमें यूज होते हैं, ये सारे आपके पार्ट यूज होते हैं लेथ मशीन में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो उसमें यूज होते हैं जिग बनाने में। तो उसमें टंबल जिग हो गया और लिफ्ट टाइप जिग हो गया। ये सारे टॉपिक आपके हैं जो आपको इस क्लास में या इस मशीन ड्राइंग की असेंबली वाली क्लास में आपको कवर किए जाएंगे। मैंने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि अब की बार बैकग्राउंड जो लेके आएंगे ब्लैक लेके आएंगे, जिसमें कि कलर आपको जो दिखें वो सारे कलर अच्छे दिखें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी असेंबली की, जैसे मैंने आपको सीवल वेयरिंग के बारे में पहले बताया। तो सीवल वेयरिंग के आपको दो 3D डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि सीवल बेयरिंग के कई, अब आपको पता होना चाहिए सीवल बेयरिंग पहले तो होती क्या है। सीवल बेयरिंग बेयरिंग की तरह होती है, जैसे कि आपने आपने मशीन ड्राइंग पढ़ते समय या मशीन ड्राइंग फर्स्ट क्लास में, जो मशीन ड्राइंग फर्स्ट है उसके अंतर्गत आपने दो तरीके की बेयरिंग पहले पढ़ रखी होंगी। अब वो कौन कौन सी दो तरीके की बेयरिंग थी, चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बेयरिंग जो हैं आपने पहले पढ़ रखी हैं। तो बेयरिंग में आपने कौन कौन से दो टॉपिक पढ़े थे, एक तो आपने पढ़ी थी वर्टिकल बेयरिंग, ठीक है, एक पढ़ी थी हॉरिजॉन्टल बेयरिंग। वर्टिकल बेयरिंग में आपने पढ़ा था फुट स्टेप बेयरिंग, ठीक है। और इसमें आपको शायद आपको याद होगा, तो आपने इसमें जो पढ़ रखा था वो पढ़ा था आपने प्लम्बर ब्लॉक, ठीक। तो आपने एक चीज़ देखी, जब फुट स्टेप बेयरिंग पढ़ी थी, प्लम्बर ब्लॉक पढ़ा था, तो उस टाइम आपको ये पता था कि आपने केवल दो ही टाइप की उस टाइम बेयरिंग पढ़ रखी थी, कौन कौन सी, एक जो वर्टिकल जिसमें शाफ्ट जो होती है वो वर्टिकल मूव करती है, और एक थी शाफ्ट जिसमें हॉरिजॉन्टल मूव करती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि जैसे आपने जब फुट स्टेप बेयरिंग पढ़ी थी तो आपको याद होगा शायद, तो इस तरीके का पार्ट हुआ करता था, और इस पार्ट में ही एक बुश लगा रहता था,
और इसी में एक डिस्क लगी रहती थी और इसी में एक शाफ्ट जो होती थी वो आपकी मूव करती थी। ठीक है, तो जो शाफ्ट का सेंटर रहता था वो कैसा रहता था आपका, वर्टिकल रहता था। याद है कि नहीं आपको, शायद याद होगा। और ये याद होगा आपको कि यहाँ पे जो लगा रहता था ये बुश लगा रहता था। ठीक है, और यहाँ जो लगा रहता था डिस्क लगी रहती थी। इसी डिस्क पे जो आपकी शाफ्ट है रेस्ट करती थी, और इसी बुश के सहारे ये शाफ्ट मूव करती थी, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाता था। तो इसमें आपको याद होगा कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको जहाँ कहीं कस दिया जाता था, तो ये आपकी एक वर्टिकल सेंटर्ड सॉफ्ट है, या कह सकते हो बेयरिंग है, जिसमें कि आपके शाफ्ट जो है वो कैसी रहती है, वर्टिकल रहती है। अब बात करते हैं प्लम्बर ब्लॉक की। तो प्लम्बर ब्लॉक आपको शायद याद होगी थोड़ी बहुत। ये कुछ इस तरीके की बनी होती थी, इसमें आपका ऑयल होल होता था। तो इसमें जो आपको ये दिख रही है बेरिंग, ये कैसी रहती थी, इसमें बेरिंग जो रहती थी हॉरिजेंटल रहती थी, यानी कि ऐसे इस तरीके से मूव करती थी किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इधर भी। ठीक है, ऐसे ये मूव करती थी। तो दो तरीके की सॉफ्ट के बारे में हम लोग पहले मशीन ड्राइंग फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। और उस टाइम मैंने आपको एक बताया था कि जब किसी सॉफ्ट को किसी एंगल पे मूव कराना होता है तो उसके लिए हमें एक अलग तरीके की बेरिंग का यूज करना होता है। तो उसके लिए ही हमने क्या है, उसके लिए ही इंजीनियरों ने एक ये बेरिंग डिजाइन की जिसका नाम था सीवल बेरिंग। सीवल बेरिंग की एक खासियत है कि एक तो देखिए इसकी हाइट को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इसमें एक ये दे रखा है स्पिंडल, तो स्पिंडल से इस बेरिंग की हाइट को ऊपर नीचे किया जा सकता है, यानी और ऊंचाई इसकी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो इसमें दिख रही है आपको बेरिंग, ये बेरिंग जो दिख रही है इसको भी एंगल में मूव कराया जा सकता है, ये थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं एंगल में, और ये टोटल 180 डिग्री के लिए एंगल में मूव कराई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, यानी कि अगर हम इस जो फॉर्क आपको दिख रहा है इसको अगर मूव कराएंगे तो ये डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो ये सीवल बेरिंग जो होती है एक तरीके से कह सकते हो मल्टी डायरेक्शनल के लिए यूज की जाती है। और बेरिंग का काम आपको पता ही है क्या है, शाफ्ट को रेस्ट कराना, शाफ्ट को मूव कराना, उसी के अंतर्गत। तो ये आपको जो बेरिंग दिख रही है ये बेरिंग का एक 3D व्यू है। पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इनके पार्ट्स के बारे में, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं और उनका क्या क्या नाम है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि इसमें आपको ये दिख रहा है, ये आपका कौन सा पार्ट है, बेस। हर एक असेंबली में आप जानते हैं कि कोई ना कोई एक बेस पार्ट होगा जिसके ऊपर पूरी असेंबली का वेट जाएगा या लोड जाएगा, तो वो एक बेस पार्ट होता है। और ये किसका बना होता है, तो आप बता सकते हैं सर ये कास्ट आयरन का यानी CI का बना होता है। और अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इसका कितना है, यानी कि इसकी कितनी क्वांटिटी है, तो ये है 1। और आपको ये दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं इसको किसी ना किसी बेस में लगाया जाएगा। तो जब किसी बेस में इसको लगाएंगे, या मान सकते हैं कि किसी अर्थ पे या ज़मीन पे या कंक्रीट के किसी सेटअप पे या किसी हार्ड सरफेस, यानी कि जैसे कि कोई लोहे की चीज़ हो या कोई बड़ा बेसमेंट हो, तो वहाँ लगाने के लिए इसमें नट बोल्ट लगाने के लिए इसमें ये स्पेस दिया जाता है कि यहाँ से इसको कसा जा सके किसी भी बेस पे। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे इसका कलर ग्रे है तो बेस हो गया। अब बात करते हैं, इसमें एक ब्लू कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, उसको बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल आप जानते होंगे, स्पिंडल कैसा लगता है एक बार आपको बता के बना सकते हैं उसको। देखिए कुछ स्पिंडल इस तरीके का पार्ट होता है, बोल्ट की तरह होता है, बट इसमें जो थ्रेड होती है स्क्वायर थ्रेड का यूज होता है। ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसे शंख बोलते हैं, और उसमें जो थ्रेड होती है वो स्क्वायर थ्रेड होती है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पिंडल में जो भी थ्रेड होती है उसकी वजह से ये स्पिंडल को पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोगी बनाता है। स्पिंडल पावर ट्रांसमिशन आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसकी स्क्वायर थ्रेड में आप जानते हैं कि स्क्वायर थ्रेड में जो पिच की वैल्यू होती है, जैसे कि एक हमारा ये थ्रेड है जिसको एक्मे थ्रेड बोलते हैं, और एक ये थ्रेड है जिसको हम स्क्वायर थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसमें इसकी पिच की वैल्यू, ये पिच है, और इसमें लीड की वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगर बात करें ट्रेंगुलर थ्रेड या कोई वी थ्रेड है, तो उसके कंपैरिजन में इसकी पिच की वैल्यू जो होती है या लीड की वैल्यू होती है वो इसकी ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोगी होती है। दूसरा, इसकी स्ट्रेंथ भी अगर कहें तो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कॉर्नर होते हैं, तो इसके ट्रायंगल थ्रेड के डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहेगा, और स्क्वायर थ्रेड के डैमेज होने का काम जो रहेगा वो कम रहेगा, चांस कम रहेगा। तो स्क्वायर थ्रेड जो होता है, आप देख पा रहे होंगे, स्क्वायर थ्रेड का जो सरफेस रहेगा वो फ्लैट रहेगा, जिसकी वजह से वो थ्रेड जो होती है अगर खुली एरिया में लगाई जाती है तो उसके डैमेज होने के चांस कम रहते हैं। आपने देखा होगा बेंच वाइज, है ना, आपने स्क्रू जैक देख रखा होगा। और उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं सीवल बेरिंग। इस सीवल बेरिंग में भी स्पिंडल जो यूज़ हो रहा है उसमें स्क्वायर थ्रेड का यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें भी पावर ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, ये तो पॉइंट थे कुछ समझने वाले। अब बात करते हैं, इसमें एक आपको ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से बुश, और इसमें क्या है, नर्लिंग कर दी जाती है। नर्लिंग करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि इसे आसानी से हाथों से घुमाया जा सकता है, या आप कह सकते हैं स्पैनर वगैरह से इसको आसानी से हम टाइट कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें कुछ स्क्रू भी लगे दिख रहे हैं, एक ये है और एक इस जगह भी लगा हुआ है। तो ये जो स्क्रू आपको दिख रहे हैं, ये स्क्रू सेट स्क्रू होते हैं। ये इनका काम केवल इतना होता है कि स्पिंडल के साथ इस बॉडी को सेट करना, यानी कि जहाँ पे हमें स्पिंडल रोकना होगा वहाँ पे स्क्रू को टाइट कर देंगे। रही बात ये बुश आप जो दिख रहा है, इसमें जहाँ पे भी आपको स्पिंडल बुश को स्पिंडल के साथ रोकना होगा वहाँ इस स्क्रू को, सेट स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब बात करते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो बुश है वो फॉर्क के साथ कनेक्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्क, ठीक है। फॉर्क आपको दिख रहा होगा। फॉर्क को देखिए, फॉर्क जो होता है ये फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन इसको कहाँ रोकना है उसके लिए हमें ये बुश लगाना पड़ता है। तो ये बुश क्या करता है, एक तरीके से फॉर्क को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें एक बेरिंग लगी हुई है। और दोस्तों बता दें कि ये जो बेरिंग होती है ये एक पार्ट में नहीं बनी होती, ये दो पार्टों से मिलके बनी होती है। जैसे कि मान लो कि एक पार्ट ये है, तो इसका दूसरा पार्ट मान लो ये है। तो ये इस तरीके से ये बेरिंग का फर्स्ट हाफ है और ये बेरिंग का सेकंड है, ठीक। इसके बाद आपको दो सेट स्क्रू और दिख रहे होंगे, एक ये पर्पल कलर में और एक यहाँ पे पर्पल कलर में। इनको बोलते हैं सेट स्क्रू। ये सेट स्क्रू काम क्या होता है, सेट स्क्रू ये जो होते हैं ये बेरिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी बेरिंग को सेट करने का काम यही करते हैं। और जिस एंगल में हमें बेरिंग को रखना होता है उस एंगल में बेरिंग को करने के बाद हम इन सेट स्क्रू को टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से बेरिंग अपनी पोजीशन में फिक्स हो जाती है, उसी पोजीशन में। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इनमें लगने वाले पार्ट हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें इस असेंबली को बनाना है। देखिए, ये असेंबली आपकी असेंबली है ना, ये पार्ट आपके सारे पार्ट है, इनको असेंबल करके आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया 3D व्यू में। आप यहाँ पे भी दे सकते हैं ये व्यू, इसको साइड से कैसा दिखेगा आप देख पा रहे होंगे। ये आपकी बेरिंग का पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं हम ऑयल होल। ये क्या करता है, इसमें ऑयल डाला जाता है, जो यहाँ पे जो कोई सॉफ्ट सैफ्ट लगी होगी तो क्या करेगी, वो आसानी से यहाँ पे मूव कर पाएगी। तो ऑयलिंग का काम यहाँ से किया जाएगा, ठीक है। साथ करें अगर ये सेट स्क्रू है, ये आपको दिख रहा है, ठीक। उसके बाद आते हैं, ये देखिए स्पिंडल का हेड है, ठीक। इसके बाद ही आप ये देख पा रहे होंगे ये बुश है, इसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे कि ये इसका बेस या कह सकते हो बॉडी है, बॉडी या बेस जो भी कहिए आप, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपको यहाँ साइड से दिख रहे हैं।
तो ये दो फिगर हैं जो आपको देख पा रहे होंगे, 3D के व्यू हैं। अब आपके देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो असेंबली है ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, उसके लिए जो बुकलेट है वो आप चाहें तो हमारे दिए गए चैनल के नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो ये बुकलेट आपको सेंड कर दी जाएगी, आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाइए, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये असेंबली दिख रही है, दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं, पार्ट कैसे असेंबल हैं, तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो रही हो, पार्ट्स के नेम क्या हैं, तो उसके बाद हम आपको असेंबली के बारे में बताते हैं कि देखिए इस तरीके के पार्ट जो हैं हमें डी असेंबल करके एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। ये आपको एक डी असेंबल पार्ट की असेंबली दी जा रही है। अब आपको असेंबल करके इसके 3 व्यू कम से कम बनाने हैं। एग्ज़ाम में मिनिमम 2 व्यू तो पूछे ही जाते हैं असेंबली में, लेकिन कभी कभी इसके साइड व्यू भी पूछ दिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, जैसे लिखा हुआ है फ्रंट व्यू फुल इन सेक्शन, पहले तो ये लिख दिया जाएगा कि स्केल 1:1, या स्केल को और छोटा या बड़ा करवाना चाहेगा तो स्केल का साइज लिख देगा 1:2, और अगर छोटा है तो उसको बड़ा करवाना जाएगा तो 2:1 करके, ठीक है। ये सब दे देगा, और बाकी इस तरीके को आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिया जाएगा, जिसमें पार्ट को डी असेंबल करके दिखाया जाएगा सारे पार्ट्स को, और बाद में असेंबल करके आपको इसकी असेंबली बनानी है। और वो असेंबली जो आप बना रहे हैं उसके कम से कम आपको 2 व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, या फिर 3 व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट साइड व्यू या लेफ्ट साइड व्यू पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, इस असेंबली को पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको हमें बनाना कैसे है आखिर, और बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, कैसे हमें इस असेंबली को बनाने की शुरुआत करनी है, ठीक है। 3D व्यू आपने देख लिया है, पार्ट्स आपको पता चल गए हैं कौन कौन है। एक बार चाहेंगे तो हम यहाँ पे आपको और दिखा देंगे कि कौन कौन से पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कास्टिंग। कास्टिंग वाला पार्ट जो है आपका ये है, जिसको मैंने आपको बेस बताया था या बॉडी बताया था, तो कहीं कहीं किसी बुक्स में आपको कास्टिंग लिखा होगा, किसी में बेस लिखा होगा, किसी में बॉडी लिखा होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, चीज़ें तीनों एक ही हैं। तो ज़रा आप देखिए, ये है आपका बॉडी, या कह सकते हो कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग क्यों कहा गया, हमने बताया था कि ये किसका बना है, कास्ट आयरन का। आपको दिख भी रहा होगा, मटेरियल का नाम भी लिखा है। देखिए, असेंबली बनाते टाइम एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये जो पार्ट लिस्ट करके दे रखा है इसको हम बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं, और बिल ऑफ मटेरियल हमें आवश्यक है बनाना, ये समझ लीजिए। क्योंकि आप असेंबली बना रहे हैं तो आप पार्ट्स के नेम उस असेंबली में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ उसकी नंबरिंग करेंगे, और जब बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे वहाँ पे उस पार्ट्स का नाम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नंबर 1 पे लिखा हुआ है जैसे कास्टिंग पार्ट नंबर 1, उसका मटेरियल लिखा हुआ है CI, कास्ट आयरन का बना हुआ है, नंबर ऑफ कितना है, 1 है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे बिल ऑफ मटेरियल आपको बनाना है। चलिए, तो बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अब इसमें से कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि बिल ऑफ मटेरियल सर हमें हर असेंबली में बनाना ज़रूरी है, कि जिसमें एग्ज़ाम में दिया जाए कि आपको डायमेंशन के साथ असेंबली को रिप्रेजेंट करना है, इसका बिल ऑफ मटेरियल भी बनाना है, तो उसी में बनाना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब चाहे असेंबली का एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया गया उसमें बिल ऑफ मटेरियल पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्या सर बिल ऑफ मटेरियल के भी मार्क्स होते हैं असेंबली में? बिल्कुल होते हैं। जो आपका फ्रंट व्यू होता है उसी के साथ बिल ऑफ मटेरियल के मार्क्स इंक्लूड होते हैं। जैसे आप मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको पेपर दे दिया गया, ये कोई एग्ज़ाम पेपर दे दिया गया, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है A नंबर लिखा है फ्रंट व्यू फुल इन सेक्शन, ठीक, और लिखा है टॉप व्यू विदाउट सेक्शन। जब यहाँ पे विदाउट सेक्शन का जिक्र ना हो तब भी आप यही समझ लीजिए कि ये विदाउट सेक्शन ही पूछ रहा है, ठीक है। और तीसरा लिख रखा है लेफ्ट साइड व्यू, ठीक। तो ऐसे करके आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है, तो अब यहाँ पे इसमें कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि इसमें बिल ऑफ मटेरियल बनाना है या नहीं बनाना है, और एग्जाम में ऐसा लिख दिया गया कि ये 20 नंबर का है, ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि ये कैसे कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ देखिए 15 नंबर जो रहेंगे आपका असेंबली का फ्रंट व्यू रहेगा, और इसमें 5 मार्क्स का जो रहेगा वो बिल ऑफ मटेरियल रहेगा, ठीक। और ये क्या रहेगा, ये फ्रंट व्यू रहेगा 15 नंबर का।
असेंबली का, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक है, आपको ध्यान रखनी है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हमें बिल ऑफ मटेरियल बनाना है कि नहीं बनाना, बिल ऑफ मटेरियल आपको कंपलसरी है बनाना, ठीक। ये तो पॉइंट हो गया बिल ऑफ मटेरियल के लिए। अब पॉइंट ये आता है कि बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे कैसे सर, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो अच्छे से ही बना लेते हैं, चलिए। चलिए जैसे आपने इस तरीके से हमने एक ब्लॉग बनाया, इसमें लिख लिया पहले नंबर में सीरियल नंबर, दूसरे में लिखा पार्ट्स नेम, तीसरे में इसका लिखा डिस्क्रिप्शन, ठीक। इसके बाद नंबर ऑफ लिखा, ये तो एक इसमें बनाते समय, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल बनाते समय इस तरीके की हमें टेबल पहले ड्रॉ करनी है। और कोशिश ये करिए कि जो ये टेबल बनाइए इसमें सारी चीज़ें आप 3 mm में लिखिए। आपको जो ये ब्लॉक बनाना है ये 10 mm का बनाना है, और इसमें जो पार्ट्स लिखने हैं वो कितने mm में लिखने हैं, 3 mm में। और आप सोचोगे कि ऐसे रॉ वर्क लिखेंगे क्या, नहीं, इसको अच्छी तरीके से देखिए, ऐसे 5 नंबर आपको नहीं मिल जाएंगे। इसको कैसे, बहुत अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, लेटर प्रिंटिंग में लिखना है। फिर उसके बाद जब सीरियल नंबर में, जैसे आपने वहाँ पे पहला पार्ट जो भी माना, जैसे वहाँ पे बॉडी का नाम था कास्टिंग, तो यहाँ कास्टिंग लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल भी देख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल में आप लिखेंगे CI, ये कास्ट आयरन का बना है। नंबर ऑफ कितना था, 1 था, तो ऐसे लिख लिया। अब देखिए इसमें पार्ट नंबर 2 आपका क्या था, तो आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है स्पिंडल, ये किसका बना है, माइल्ड स्टील का। देखिए बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं असेंबली में जो ज़्यादातर माइल्ड स्टील के बने होते हैं, या फिर आपके कास्ट आयरन के बने होंगे। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जैसे कि डिस्क हुए, बुश हुए, ये सारे जो होते हैं एलॉय मटेरियल के बनाए जाते हैं, या फिर ब्रास के बना दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो जैसे आप कभी एग्ज़ाम में ये दे रहे हैं तो आपको ये बिल ऑफ मटेरियल या की लिस्ट जो है बनी हुई नहीं मिलेगी। ये आपको कैसे बनाना है, ये आपको खुद से ही बनाना है। लेकिन हो सकता है कि पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे दे दिया जाए कि पार्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कास्टिंग लिखा है, ऐसे ही पार्ट नंबर 2 आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पार्ट नंबर 2 में लिखा था स्पिंडल। पार्ट नंबर 2 स्पिंडल लिखा है, इसका मटेरियल क्या है आपका, माइल्ड स्टील, नंबर ऑफ कितना है, 1 है। तो ऐसे करके आप जो सीरियल यहाँ पे लेंगे वो सीरियल यहाँ लिखेंगे, और साथ में पार्ट्स का नेम, पार्ट्स का मटेरियल और पार्ट्स की संख्या, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, तो वो सारे इसमें रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब देखिए पहली चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको किसी भी असेंबली में, कोई भी असेंबली आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, भले ही उसमें कभी बिल ऑफ मटेरियल बनाया गया हो या ना बनाया गया हो, आपको उसका बिल ऑफ मटेरियल बनाना ही बनाना है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको अच्छी तरीके से स्केल का यूज करके एक टेबल बनानी है। टेबल को आप देख पा रहे होंगे, हमने 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऊपर इसको एक पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें लिखा
सीरियल नंबर, पार्ट्स नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ, ये लिखा। इसके बाद जो आप पार्ट नंबर 1 वहाँ मानेंगे नंबरिंग करते टाइम, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका मटेरियल का मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी उसकी कितनी है। जैसे कभी कभी नट बोल्ट हैं सेम साइज़ के हैं तो नंबर ऑफ 4 नट बोल्ट लगते हैं, तो वहाँ नंबर ऑफ 4 लिख देंगे, उनको अलग अलग मेंशन नहीं किया जाएगा। जब कोई पार्ट सेम साइज का, सेम डायमेंशन का दिया जाएगा तो उसको केवल एक ही बार रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बिल ऑफ मटेरियल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक। ये तो बिल ऑफ मटेरियल वाला पॉइंट आपको याद हो गया। कुछ जैसे दूसरा पॉइंट एक याद रखने के लिए है क्या, एक ये है कि जब भी कभी आप सेक्शनिंग करेंगे तो उसके अपोजिट व्यू में आपको कटिंग प्लेन लगाना आवश्यक है। आप कभी भी, भले ही आपको याद रहता है कि इसमें सेक्शनिंग कहाँ कहाँ की जाएगी, लेकिन फिर भी आपको कोशिश ये रहेगी जब तक हम उसके 2 व्यू ना बना लें तब तक हम सेक्शनिंग ना करें। और 2 व्यू बनाने के बाद भी हम अपोजिट पार्ट में, यानी कि अगर फ्रंट व्यू फुल इन सेक्शन पूछा गया है या फ्रंट व्यू राइट हाफ या लेफ्ट हाफ पूछा गया है, तो उनमें से कोई एक, उसमें से जैसे अपोजिट पार्ट आप उसका टॉप व्यू हुआ या साइड व्यू हुआ, तो टॉप व्यू में जब तक आप कटिंग प्लेन नहीं लगा लेंगे तब तक आप सेक्शनिंग फ्रंट व्यू में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए कोशिश ये करिए जब तक आपका कटिंग प्लेन ना लगे तब तक आप सेक्शनिंग ना करें, ठीक है। चलिए, अब जैसे आप इस सीवल बेरिंग को देख रहे हैं तो हमने आपको बताया पार्ट्स के साथ साथ उनके पार्ट्स के बारे में, कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ है। देखा जाए तो नंबरिंग भी कर रखी गई है। जैसे ये पार्ट नंबर 1 है आपका, तो जो पार्ट नंबर 1 है इसका आपको क्या दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। और ये साथ में इसका टॉप व्यू भी दिख रहा है। तो एक पार्ट के 2 व्यू यहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं, कौन कौन से, एक तो फ्रंट व्यू है, दूसरा टॉप व्यू। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2, ये लिखा हुआ है स्पिंडल, ये आपको दिख रहा होगा पार्ट नंबर 2, ये है स्पिंडल। स्पिंडल में कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं हो पा रही यहाँ पे सही से, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो, जैसे कि ये दे रखा है, तो ये है इसका डाया 22, ठीक है। ये हेड का डाया है जो कि 22 है। अगर देखा जाए तो ये 22 रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके लिए आप हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसका डाया यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसको हम कितना लेंगे, ये 22 तो इसका सेंटर का भाग हो गया, इसको थोड़ा सा इससे ज़्यादा रखेंगे। चलिए, बहुत सारी कुछ डायमेंशन ऐसी होंगी जो आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगी, तो इसको हम 27 ले लेंगे, ठीक। और बाकी का डायमेंशन आपको दिख ही रहा है, ये M22x2F। तो ये स्पिंडल है, थ्रेड इसमें आपको दिख रही होगी बनी हुई, ठीक। तो देखिए जैसे ये थ्रेड आपको दिख रही है, ठीक। इसके बाद ये पार्ट 2 हो गया। अब बात करते हैं पार्ट 3, लिखा है फ्रॉग। फ्रॉग को हम लोग एक फॉर्क भी बोल सकते हैं, फ्रॉग भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस लैंग्वेज में आपको वहाँ पे लिखा है, जैसे आप इसके नीचे कुछ टॉपिक पार्ट का नाम लिखा होगा, तो अगर फ्रॉग लिखा है तो आप फ्रॉग मेंशन करेंगे, अगर फॉर्क लिखा है तो फॉर्क मेंशन करेंगे, जैसा आपको सही लगे या जैसा दिया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया पार्ट नंबर 3, दिख रहा होगा आपको। पार्ट नंबर 3 का भी देखिए फ्रंट व्यू दिया गया है, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू दिया गया है, ठीक। अब बात करते हैं फ्रॉक के बाद बेरिंग पे आते हैं। बेरिंग आपको दिख रखी है, ये दिख रखा है पार्ट नंबर 4, ये है हमारी बेरिंग। बेरिंग का ये फ्रंट व्यू है और ये आपका दे रखा है टॉप व्यू, ठीक। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। अब रही बात, ये लॉक नट आपको दिख रहे होंगे, तो लॉक नट कहाँ यूज़ होंगे, तो हम आपको बता दें कि जब ये आप इसमें सेट स्क्रू लगाएंगे, यहाँ पे जब बेरिंग को इस पार्ट के अंदर रेस्ट करने के लिए, जैसे ये बेरिंग आपने लगा दी, तो इस पार्ट को रेस्ट करने के लिए आप यहाँ सेट स्क्रू लगाएंगे। इन सेट स्क्रू में, सेट स्क्रू को फिक्स करने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉक नट लगाने पड़ेंगे, जिससे कि ये बेरिंग जो है मूव ना कर सके, घूमे ना, ठीक है। तो ये आपको दिख पा रहे होंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपको कहाँ देख रखा है, सॉरी, चलिए इसमें आप देखिए पार्ट नंबर 5 है, ये हमने आपको बताया था, ये जो आपको दिख रहा है फ्रॉग, ये फ्रॉग को मूव ना कर सके, ये फ्रॉग को
इस स्पिंडल के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है, जिसको हम लॉक नट बोलते हैं। हमने इसमें ये भी बताया था कि इसमें क्या बोलते हैं, इसमें नर्लिंग का ऑपरेशन किया जाता है, जिससे कि इसको आसानी से खोला जा सके और बंद किया जा सके। तो ये भी स्पिंडल के साथ अटैच रहता है, और ये रेस्ट किसके, इसी के ऊपर जो आपका फ्रॉग है वो रेस्ट रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है लॉक नट, हो गया आपका। पार्ट नंबर 6 आता है सेट स्क्रू। ये आपको दिख रहा होगा एक सेट स्क्रू। पार्ट नंबर 7 देख रखा है सेट स्क्रू। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर सेट स्क्रू तो यहाँ 3 जगह लिखने की क्या ज़रूरत है, एक ही जगह लिख देना चाहिए था, क्योंकि सारे सेट स्क्रू ही तो हैं, नंबर आप बढ़ा देने चाहिए थे। लेकिन आपको हमने एक पॉइंट बताया था कि अगर आपके सेट स्क्रू या कोई भी पार्ट ऐसे हैं जो एक जैसे नेम के हैं, लेकिन अगर उनके साइज चेंज है, साइज का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसका डाया दे रखा है M6 लिखा हुआ है, यहाँ क्या ले रखा है M8 लिखा रखा है, इसकी लेंथ यहाँ पे 12 है, इसकी लेंथ 8 है, तो ना तो उसकी लेंथ सेम है ना उसका डाया सेम है। नाम सेट स्क्रू है क्योंकि दोनों सेट स्क्रू ही है, लेकिन ना तो उनकी लेंथ सेम ना इनका डाया सेम है। तो आप देख सकते हैं कि उन सेट स्क्रू को हमने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। अब आप देख रखे हैं कि पार्ट नंबर 6 जो दिख रखा है, सेट स्क्रू की संख्या कितनी है, तो वो 2 लिखा हुआ है। अब पाते हैं पार्ट नंबर 7 में, जिसमें सेट स्क्रू दे रखे हैं, वो देख रखा है, उसकी संख्या नंबर ऑफ कितने हैं, तो 1 है। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 8 में आते हैं, सेट स्क्रू है, तो पार्ट नंबर 8 आपका ये है। ठीक है, पार्ट नंबर 8, इसमें सेट स्क्रू एक दे रखा है, जबकि होना कुछ ऐसा चाहिए कि जो पार्ट नंबर 8 है, इसमें जो सेट स्क्रू रहेगा आपके 2 रहेंगे, और यहाँ जो सेट स्क्रू रहेगा 1 रहेगा। ये सुधार आप अपनी बुकलेट जो आती है उसमें भी कर लीजिएगा, और यहाँ जो आपको पढ़ना है वो ऐसे ही पढ़ना है। जो पार्ट नंबर 6 दे रखा है वो भी सेट स्क्रू 1 रहेगा, और पार्ट नंबर 7 दे रखा है वो भी सेट स्क्रू 1 रहेगा। फिर आते हैं पार्ट नंबर 8 में। जो पार्ट नंबर 8 आपको दिख रखा है वो सेट स्क्रू हमें 2 लेने पड़ेंगे। रीज़न ये है क्योंकि एक सेट स्क्रू यहाँ से ये वाला लगेगा, और एक सेट स्क्रू यहाँ से, तो 2 सेट स्क्रू की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सेट स्क्रू कितने रहेंगे, नंबर ऑफ 2 रहेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए ये भी सेट स्क्रू का डायमेंशन चेंज है। इसके बाद आते हैं नट। नट लिखा हुआ है आपका पार्ट नंबर 9 पे, कितने नंबर ऑफ कितने हैं, 2 है। पार्ट नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, ये है, और नंबर ऑफ कितने हैं, ये नंबर ऑफ कितने हैं, 2 है, यानी कि ये नट कितने हैं, 2 है। एक नट आपका सेट स्क्रू के साथ यहाँ लग जाएगा, और एक नट सेट स्क्रू के साथ यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से ये नट यहाँ लगेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11, जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। पार्ट नंबर 10 यहाँ है, और पार्ट नंबर 11 यहाँ है। लिखा हुआ है डिस्क, ये डिस्क है, और इसका थिकनेस दे रखी है 3 mm, और इसका डाया दे रखा 5 mm। अब डिस्क क्या है, जैसे कि एक 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, इसको भी आप डिस्क मान सकते हैं। कैरम की गोटी है ना, इस तरीके की चीज़ें जो हैं डिस्क शेप में होती हैं, यानी कि आपकी क्या होती हैं, एक थिकनेस होगी उसमें, और वो चपटी होंगी, प्लेन होंगी, फ्लैट होंगी, तो वो डिस्क हैं। इनकी थिकनेस इसने दे रखी है, एक की थिकनेस कितनी दे रखी है, 3, और एक की थिकनेस कितनी दे रखी है, 3। दोनों की थिकनेस सेम है, लेकिन दोनों का डाया अलग है। देखिए एक का डाया डाया 5 है, और एक का डाया कितना है, डाया 6 है। चलिए, दोनों दिख रही हैं। अब ये डिस्क पॉइंट ये आता है कि देखिए सर आपने जो यहाँ इसमें बताया था इस फिगर में, तो आपने तो सर जो ये फिगर बनाया था इसमें तो हमें बहुत ना के बराबर पार्ट दिख रहे हैं। एक तो आपने ये बताया जो कि कास्टिंग है, दूसरा ये आपने बताया स्पिंडल है ब्लू कलर का, तीसरा आपको ये पर्पल कलर का दिख रखा है, जिसको हमने इसमें क्या माना था, जिसमें हमने इसको माना था आपका लॉक नट। ठीक है, क्योंकि किसको लॉक कर देता है, ये लॉक करता है फॉर्क को, तो ये तो हो गया आपका लॉक नट, है ना, ये तो हो गया लॉक नट। इसके बाद आता है ये फॉर्क, जो कि इसमें इसका नाम क्या दे रखा है, फ्रॉग। ठीक, अब बात करते हैं इसमें, तो बेसिक देखिए, बेसिक पार्ट आपको जो सामने से दिखने वाले वो तो दिख रहे हैं, लेकिन लगने के बाद कौन कौन से पार्ट नहीं दिखेंगे हमने आपको बताया था, सेट स्क्रू इसे बोलते हैं। इसमें ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, नट है। ठीक है, यहाँ भी एक नट लगेगा, यहाँ भी लगेगा। ठीक है, नट हो गया। अब ये बेयरिंग है, बेयरिंग का एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, ये भी दिख दिया। अब बात करते हैं इसमें, देखिए एक ये लगा था सेट स्क्रू, जो कि वहाँ पे पार्ट नंबर दिया गया था 6 7। ठीक है, तो एक सेट स्क्रू यहाँ लगा, एक सेट स्क्रू यहाँ पे लगा। तो आप सोचिए ये जो सेट स्क्रू होते हैं, इनको लगाने से पहले हम इसमें डिस्क डाल देते हैं। जो डिस्क नुमा आकृति है उसको यहाँ पे अंदर एंटर करा देते हैं। इससे फ़ायदा पता क्या होता है, फ़ायदा ये होता है जब हम सेट स्क्रू टाइट करते हैं
तो टाइट करने पर एक तो ये होता है कि स्पिंडल पे अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा, स्पिंडल वहाँ पे रेस्ट कर जाएगा, मूव नहीं करेगा। जब तक कि हम सेट स्क्रू को ढीला नहीं करेंगे स्पिंडल को ऊपर नीचे हम नहीं कर पाएंगे, यानी नहीं तो खोल पाएंगे ना ही बंद कर पाएंगे। तो एक तो ये सेट स्क्रू को फिक्स कर रहा है, स्पिंडल को फिक्स कर रहा है ये सेट स्क्रू। तो सेट स्क्रू से पहले डिस्क इसलिए भी डालते हैं, एक तो वो थ्रेड जो है आपकी स्क्वायर थ्रेड वो भी डैमेज नहीं होगी, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इस पे प्रेशर पड़ेगा वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा पूरी सरफेस पे, है ना। तो इसलिए स्पिंडल के ये जो आप सेट स्क्रू लगाते हैं उसके पहले हम डिस्क यहाँ पे डाल देते हैं। तो वो डिस्क तो अंदर फिट हो गई, अब हमें वो दिख नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे वो मेंशन नहीं हो पा रही थी, ठीक। बाकी आपको सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे, वही पार्ट्स वहाँ पे भी हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें, तो ये सारा तो एक तो ये था कि सारे पार्ट लगे कहाँ कहाँ पे हैं, हमने वहाँ पे भी लिख दिया। आप चाहेंगे तो पहले तो आप क्या करें, इस पार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या करेंगे, इस पार्ट का भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आप जब मिलाते जाएं उससे बनाने में आपको आसानी मिले, ठीक है। वहाँ पे पार्ट्स आप देखते जाएं कौन सा पार्ट कहाँ लगा है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी आप लगाते जाएंगे। चलिए, इसको बनाने के लिए हमें एक चीज़ तो बता दें, पहले कुछ टॉपिक हैं जो आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कोई असेंबली आप जब बनाते हैं तो उसको बनाने के तरीके, सबसे पहला ये होता है कि कुछ असेंबली ऐसी होती है जिनमें बेस दिया जाता है, ठीक है। कुछ असेंबली ऐसी होती है जिसमें बेस नहीं दिया जाता है, तो वो डायरेक्ट असेंबली दी जाती है। तो वहाँ क्या सिचुएशन है, तो जैसे जिसमें बेस दिया जाएगा तो उनको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, हॉरिजेंटल सेंटर। जब हम हॉरिजेंटल सेंटर बना देते हैं तो वो पार्ट्स जो है आप बनाते हो तो वो पार्ट्स बराबर बराबर डिवाइड होता चला जाता है इस हॉरिजेंटल सेंटर से, यानी आधा इधर आधा इधर, ऐसे बनाते हुए हम ऊपर चले जाते हैं। एक तरीका ये है कि अगर इसमें बेस नहीं दिया गया है तब क्या करेंगे, जब बेस नहीं दिया जाता है, जैसे कि आपने फ्लेंज कपलिंग पढ़ा होता है वहाँ बेस नहीं दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन पे हम वहाँ क्या करते थे, ऐसी सिचुएशन पे हम लोग वहाँ पे जो आपका हॉरिजेंटल, यहाँ पे जैसे वर्टिकल सेंटर बनाया तो यहाँ पे हॉरिजेंटल सेंटर बनाते थे, ठीक। ये हॉरिजेंटल सेंटर क्या करता था, ये हॉरिजेंटल सेंटर जो होता था ये हमारे पार्ट को इस तरीके से बनाने में मदद करता था। तो देखिए, अब ऐसा नहीं कि यहाँ वर्टिकल सेंटर आप नहीं बना सकते, बिल्कुल बनाएंगे। देखिए, कुछ डायमेंशन आपको वर्टिकल सेंटर से लेनी पड़ेंगी, कुछ हॉरिजेंटल से, ऐसे यहाँ पे भी। लेकिन जब बेस दिया जाता है तो वहाँ ज़्यादातर आपका वर्टिकल सेंटर ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। और बात करते हैं इसी में कि ये सारी अगर असेंबली आपको क्लियर हो गई हो तो ज़रा देखिए, चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर थे। अब आते हैं इसको बनाएंगे कैसे और बनाने का तरीका क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फ्रंट व्यू आज के जो ये पार्ट है, देखिए असेंबली है, पूरा एक पार्ट में आपको कवर नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक पार्ट में पूरी असेंबली बनाएंगे तो उसकी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और 1.5-2 घंटे की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा कि अरे सर ये तो बहुत बड़ी है, देखने में भी आपका मन नहीं करेगा और ये लगेगा कि इसको बढ़ा बढ़ा के देख डालते हैं। लेकिन अगर इसके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आसानी से आप देखेंगे और बना भी पाएंगे। तो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस असेंबली को 3 पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन से, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। किसी असेंबली में इंपॉर्टेंट, जैसे ये बड़ी असेंबली है तो इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू ज़्यादा पूछे जाएंगे, या फ्रंट व्यू साइड व्यू पूछे जा सकते हैं, या तीनों पूछे जा सकते हैं। तो इसको तीनों बनाने के लिए हमें अलग अलग पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। कोशिश हम ये करते हैं कि पहली क्लास में हम पार्ट 1 कवर करेंगे जिसमें फ्रंट व्यू क्लियर कर देंगे, और जब दूसरी क्लास स्टार्ट होगी तो इसी असेंबली में हम पार्ट 2 यानी कि उसका टॉप व्यू भी बना देंगे और साथ में इसका कोई भी एक साइड व्यू भी बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। तो ऐसे ये जो असेंबली वाला सेक्शन है ये 2 पार्टों में बन के मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे जब भी कोई असेंबली हम शुरू करते हैं तो पहला ध्यान हमें ये रखना पड़ता है, जब भी पहला पार्ट, अब आपने तो यहाँ पे पहला पार्ट कास्टिंग लेकर रखा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ हमें पहला पार्ट नहीं दे रखा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि पूरी असेंबली में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि सारे पार्ट आके उससे लगें या सारे पार्ट आके उसमें जुड़ें। तो सारे पार्ट ऐसी असेंबली में, अब आप इसको देखेंगे तो आप देख के बता पाएंगे कि ये मेन पार्ट है। अब देखा जाए तो सारे पार्ट, जैसे इसमें आप देखेंगे स्पिंडल भी इसी में लगेगा, लॉक नट भी इसी में लगेगा आके, और आपका फ्रॉग भी इसी में लगेगा, और फ्रॉग के ऊपर बेरिंग भी लगेगी।
तो बेस का पार्ट हमें ढूंढना पड़ता है। जैसे इस असेंबली में हमें बेस का पार्ट हमने देखा और हमें बेस का पार्ट समझ में आ गया कि ये हमारा बेस का पार्ट है, तो इसको बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखा कि इसमें सबसे ज़रूरी पार्ट बेस का है, तो हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत कर देते हैं। जब बेस बेस के पार्ट को बनाने शुरू करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ये ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले हम निचले स्तर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ दे रखी है 134। ठीक, तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे असेंबली को यहीं पे बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सेंटर ले लेंगे। एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। जगह हमारे पास, हम अपने पास ज़रूर है, बट हमें कोशिश ये करनी है कि हमें 3 व्यू बनाने हैं, तो हमें उसी हिसाब से जगह का भी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अब एग्जाम में आप देखते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन दिया, फ्रंट व्यू बनाना है फुल इन सेक्शन, टॉप व्यू दिया है विदाउट सेक्शन, और लिखा है लेफ्ट साइड व्यू। तो ये जो हम बना रहे हैं असेंबली, किस में बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल में आपकी। तो फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए कुछ विशेष चीज़ें आपको क्या ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ध्यान में ये रखना पड़ेगा, जैसे कि ये आपकी बेस लाइन होगी, तो फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे बन जाएगा। ये तो हो गया आपका फ्रंट व्यू यहाँ पे, और नीचे आपका बन गया टॉप व्यू। ठीक, अब बात करते हैं कि या अब लेफ्ट साइड व्यू पूछा गया है। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, लेफ्ट से, लेफ्ट साइड व्यू का मतलब है कि लेफ्ट से देखना है हमको, और बनाएगा कहाँ पे, राइट में बनेगा, राइट में। लेफ्ट साइड व्यू का मतलब है यहाँ से हमें शो करना है इस पार्ट को, और बनाना कहाँ पे है, इस जगह बनाना है ना, इस जगह। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, और यहाँ पे हो गया ये लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया जाता कि राइट साइड व्यू बनाइए, तो राइट साइड व्यू में इस असेंबली को हमें यहाँ से देखना हुआ, और यहाँ पे जब बनाएंगे उस पार्ट का साइड व्यू, तो इसे हम बोलेंगे राइट साइड व्यू। ठीक है, यानी कि हमने कहाँ से देखा, लेफ्ट राइट से देखा, और बनाया कहाँ पे, लेफ्ट में बनाया, तो ये हो गया राइट साइड व्यू। और लेफ्ट से देखा, राइट में बनाया, तो उसे बोलेंगे हम लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल का आपका प्रोसीजर है, आपने पढ़ रखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो इसमें तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। अब जैसे क्या है कि हमसे आपसे पूछा गया कि लेफ्ट साइड व्यू बनाना है, तो आपको राइट में बनाना है, तो हम असेंबली की कोशिश करेंगे कि इस साइड असेंबली को बनाएं। तो असेंबली बनाने के लिए हमने क्या बोला था आपको, एक सेंटर लाइन लेनी है। ये हमने एक सेंटर लाइन ले ली। ठीक, थोड़ी सी तिरछी है, तो इसको सही कर लेते हैं। ये सेंटर लाइन ले ली। अब हमें यहाँ पे बेस बनाना है इसका, तो बेस बनाने के लिए हमने दे रखा था वहाँ पे, इसकी लेंथ दे रखी थी 134। तो 134 इस बेस की लेंथ दे रखी है, जैसे आप देखिए ये दे रखी है 134। तो हमने क्या कहा था, आपको बनाने के लिए आधा इधर लेना पड़ेगा, आधा इधर लेना पड़ेगा। तो 134 का आधा आपका कितना हो गया, 67 है ना। 67 आपको सेंटर लाइन के इस साइड लेना है, और 67 इधर लेना है। ठीक है, तो 67 जैसे आपने इधर ले लिया, और 67
इस जगह से इधर भी ले लिया। 67 लेने के बाद वैसे साइज ये ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि ये पूरी असेंबली इसमें आ नहीं पाएगी, तो हमें उसी साइज से चलना है जिससे कि पूरी असेंबली आ सके। लेने के बाद अब देखना पड़ेगा हमें इसके आगे की प्रोसेस क्या करनी है। तो जब आप देखते हैं इसमें, तो ये देख रखा है जो बेस बना हुआ है, इसकी थिकनेस दे रखी है 8 mm की। 8 mm की थिकनेस है, और ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही कर लेते हैं कि 8 mm की थिकनेस का लेके इसका बेस बनाते हैं। जब आप देख रहे होंगे तो ये बेस है कैसे आखिर, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो बेस है ना, ये पार्ट है, ये बेस वाला पार्ट है, इसकी कुछ थिकनेस है, ये बेस का पार्ट, ठीक। इस बेस वाले पार्ट में ये एक लगा हुआ है कोन की तरह, ये पार्ट, और इसको भी हमें बनाना है, तो पहले हमें बेस वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये कोन वाला पार्ट बनाएंगे। तो बेस वाला पार्ट बनाने के बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी है कि इसमें देखिए होल भी दे रखा है, उनका सेंटर का डिस्टेंस भी दे रखा है 108 TRS लिखा हुआ है, सेंटर रेडियस स्केल में ये दे रखा है TRS 108। तो 108 का मतलब है कि हमें यहाँ से 108 का आधा पे यहाँ पे सेंटर ले लेना है। और 108 पे इधर सेंटर ले लेना है। तो ये सेंटर लाइन हो गई। अब इसमें ये दे रखा होगा होल है कितने का, तो अगर होल यहाँ पे आपको नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये दे रखा है कितना, 18 दे रखा है। देखते जाइए, इसी हिसाब से बनाते भी जाइए। देखिए ये दे रखा है 18, तो आप यहाँ पे इसको बना लेंगे 18 या 19, जैसा भी आपको समझ में आए, 1-2 mm का चल जाता है। तो ये दे रखा है आपको, जो इसमें होल दे रखे हैं 18 के, ये बना दिए। बनाने के बाद आप देख रखे होंगे कि इसका बेस है, बेस की कुछ हाइट दे रखी गई होगी। तो बेस की हाइट अब जब देखते हैं आप, तो यहाँ से आपको नीचे से लेके ऊपर तक की 73 दिख रही है, ठीक है। बिल्कुल बेस से नीचे से लेके ऊपर तक की 73, अगर आप जोड़ते हैं तो भी पता चल जाएगा। आप देखिए 40 ये दे रखा, 19 ये दे रखा है, तो 40 और 20 60, एक कम हो गया, कितना हुआ 59 हुआ, 59 और 10 69। यानी कि ये जो बीच का ये गैप जो है, ये कितना mm का हो गया, 69 और 4 73, यानी कि ये जो गैप हो गया 4 mm का। तो ऐसे हमारी पूरी लेंथ से हमारा ये गैप भी निकल के आ गया कि ये गैप जो है 4 mm का है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे ये कि हमें पहले क्या करना है, यहाँ से 70 की हाइट ले लेनी है। जब हमने 70 की हाइट नीचे से ली, तो लगभग मान लीजिए यहाँ पे आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका हमने लगा दिया यहाँ पे पॉइंट, ठीक। ये यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। लगाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब हम कोई भी असेंबली बनाएंगे तो उसका आउटर पार्ट बनाएंगे। तो आउटर पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी बॉडी को, आउटर भाग को बनाते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे।
उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका डाया कितना लिखा है, 48 दे रखा है। आप क्या करेंगे, यहाँ से 48 ले लेंगे। ठीक, 48 का मतलब ये है कि 24 इधर लेंगे, 24 सेंटर से इधर लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि ये इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, तो 19 दे रखी है, यानी 19 पे जाके एक ब्लॉक टाइप का बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 19 आप नीचे आएंगे, इधर से आप 19 नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद क्या करेंगे, इसका ब्लॉक टाइप का एक बना देंगे, ये बन गया। ठीक, ब्लॉक जब बन गया तब इसके बाद आप देख रखे होंगे कि ब्लॉक के कॉर्नर से ये जाके पार्ट नीचे मिले हैं और कितनी डिस्टेंस पे जाके मिले हैं, ये भी पॉइंट है। जैसे ये लिखा हुआ है कि ये लिख रखा है कि डाया 70, ये आप देख रहे होंगे ये डाया है। एक मिनट रुकिए, आपको हम दिखा देते हैं, जो चीज़ें गलत हैं उनको सही भी आप कर लीजिएगा। ये कितना है डाया, ये 70 दे रखा है। ठीक, ये डाया 70 है, ये 4 mm निकल के आया, ये डाया 70 है। देखिए अब आप ये नहीं करिए कि आप एक काम करिए, जो बुकलेट आपको शेयर की जाएगी आपके ग्रुप में या जो आपके पास पहले से भी होगी, उस बुकलेट को सामने रखिए और जो जो चीज़ें हम बताते जा रहे हैं उनको वहाँ पे मेंशन भी करते जाइए और वहीं से आप समझिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। आपके पास केवल क्वेश्चन पेपर में आपको ये असेंबली इसी तरीके की शो हो रही होगी बस, ना वहाँ कोई बताने वाला होगा। इसलिए आप चीज़ों को सामने से खुद से भी बनाना सीखिए। अब ये बनने के बाद आप देख रखे होंगे कि ये 70 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 35 इधर ले लेना है पॉइंट। जैसे हमने ये 35 का पॉइंट इधर ले लिया और 35 का पॉइंट हमने इधर ले लिया। ठीक, लेने के बाद क्या किया, इसके बाद हमने किया ये कि हमने इस पार्ट को यहाँ से मिला दिया। अब ये पूरी आप असेंबली देख रहे होंगे, हम वाइट से बना रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ब्लैक थोड़ा वाइट के साथ अच्छा कॉन्ट्रास्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा साइड में कॉर्नर को क्यों छोड़ रखा है, तो आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ये जितने भी कॉर्नर्स होते हैं इन पे चैम्फरिंग कर दी जाती है। चैम्फरिंग करने का मेन मकसद ये होता है कि अगर इनके किनारे निकले रहेंगे तो उनके चोट लगने का डर रहेगा। जैसे हम कोई पार्ट को छूते हैं तो उनके किनारों की धार से हमें चोट लग सकती है, वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे किनारों पर चैम्फरिंग कर दी जाती चारों तरफ से, यानी मटेरियल रिमूव कर दिया जाता है। उनके जो शार्प एजेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो कॉर्नर जो हैं अब वो ऐसे हो जाएंगे जिससे कि चोट ना लगे। तो इसलिए जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा ये कितने बजे है क्लास, चलिए। ठीक, ये बन जाएगा। अब क्या है, हमने आउटर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आउटर बनने के बाद हमें एक काम क्या करना पड़ेगा, हमने सबसे पहले कहा कि जब भी आप असेंबली बनाएंगे सबसे पहले आउटर वाला पार्ट बनाएंगे, उसके बाद उसका इनर वाला पार्ट बनाएंगे, है ना। तो आउटर वाला पार्ट जब कंप्लीट हो जाए तो इनर वाले पार्ट पे अब फोकस करेंगे। तो हमने आपसे बोला कि इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके साथ जो क्वेश्चन दे रखा है लिखा है फ्रंट व्यू। आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिखा है फ्रंट व्यू फुल इन सेक्शन। अब एक चीज़ तो ये याद हो गई आपको, फ्रंट व्यू में फुल सेक्शनिंग करनी है, जबकि सेक्शनिंग इस पार्ट में दी कितनी जा रही है, केवल राइट हाफ में।
सेक्शनिंग आपको करनी किस में है, फुल हाफ में, यानी कि पूरे में करनी है। लेकिन एग्जाम में आपसे जैसे पूछ भी सकता है, राइट हाफ भी पूछ सकता है एग्जाम में, लेफ्ट हाफ भी पूछ सकता है। लेकिन जब कभी कोई सेक्शनिंग करके पार्ट दिखा दिया जाएगा, जैसे यहाँ राइट हाफ में सेक्शनिंग करके दे दिया गया, तो एग्जाम में कभी आपसे राइट हाफ इन सेक्शन नहीं पूछेगा फिर, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी दे रखा है। तो या तो वो आपसे फुल इन सेक्शनिंग करवाएगा, या फिर राइट हाफ दे के आपसे लेफ्ट हाफ इन सेक्शनिंग करवाएगा। तो कोशिश ये करिए कि आप फुल इन सेक्शनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, जिससे कि आप लेफ्ट हाफ राइट हाफ बनाना तो आसान है। जैसे राइट हाफ में पूछा जाए तो सेंटर के राइट हाफ में सेक्शनिंग करके दिखा देना है, और लेफ्ट हाफ पूछा जाए तो जो सेंटर लाइन है उसके लेफ्ट हाफ में सेक्शनिंग करके दिखा देना है, ठीक है। और फुल इन पूछा जाता है तो पूरे पार्ट में सेक्शनिंग करके, सेक्शनिंग का मतलब उस पार्ट को कट करके दिखाना है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ अंदर की चीज़ें आप समझ लीजिए। जैसे ये दे रखा था, यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, आर्म की 5 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये थिकनेस कितनी है, 4 है। चलिए हम पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आर्म की जो थिकनेस यहाँ दे रखी है, 5 दे रखी है, और यहाँ कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक। देखिए इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें एक होल भी दे रखा है। अब होल क्यों दे रखा है, क्योंकि उसी होल के अंदर ही तो स्पिंडल एंटर करेगा। तो इसमें होल का डायमेंशन क्या दे रखा है, M22 × 2F। 2F क्या है, यहाँ पे थ्रेड का वो थिकनेस है कि कितने थिकनेस की यहाँ पे जो थ्रेड की डेप्थ है ना, वो कितने थिकनेस की है, 2F की। यानी कि एक साइड आपकी, जैसे ये थ्रेड है, मान लीजिए ये कोई पार्ट है, ये पार्ट दे रखा है, ठीक है। अब इसमें थ्रेड थ्रेड बनी हुई है, जैसे ये थ्रेड बनी हुई है, तो ये थ्रेड की जो ये थिकनेस है 2F जैसे दे रखा है, तो ये एक साइड की 1 है, और दूसरे साइड की यहाँ पे भी थिकनेस कितनी है, 1 है, और अंदर का थिकनेस कितना है, 22। ये आपको याद रखनी है। देखिए बाहर से M22 × 2F लिखा है, यानी कि 1 mm अंदर की ये थिकनेस कम हो जाएगी। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे आप। अब जरा देखिए इसमें थिकनेस आपको दिखानी है, तो पहले तो आप इस पार्ट में जो होल आप बना रहे हैं, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन लेनी पड़ेगी। एक तो ये दिखा दिया, तो इस तरीके से आपको होल भी दिख रहा होगा, ठीक। ये होल बनने के बाद अब इसमें एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे, ये दिख रखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ M × 0.75 टैप। टैप करके, टैपिंग करके इसमें एक, इसमें हमने होल बनाया है, और उसका डाया कितना है, M8 है, ×0.75, यानी कि थ्रेड भी बनी हुई है उसमें। क्यों, क्योंकि इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक सेट स्क्रू लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेट स्क्रू लगाने के लिए इसमें एक होल बनाया गया, कितने का, M8 का। तो यानी कि इसमें सेट स्क्रू कितने वाला लगेगा, M8 वाला ही लगेगा, जो कि है यहाँ पे कितना, पार्ट नंबर 7, वो यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो इसमें ये बना हुआ है कितने का, 8 का। चलिए इसको भी बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हमें सेंटर लाइन को यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो सेंटर लाइन लेने के लिए हमें इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने ये थिकनेस कम कर ली, थोड़ा सा ये क्या है ना, तिरछा हो गया है, चलिए सीधा बनाते हैं। ये हमने यहाँ पे सेंटर बना लिया। सेंटर बनाने के बाद इसमें होल बना हुआ है, और होल कहाँ तक बना हुआ है, ये तो पॉइंट देखना पड़ेगा कि देखिए हमें होल तो यहीं तक बनाना है ना भाई,
ये बन गया। अब इसमें होल कितने का है, M8 का है। तो देखिए थोड़ा सा कलर हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। हम क्या करेंगे, इसमें कलर बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये बना लिया। तो इसमें हमने जब कलर बनाया, अब चूंकि थ्रेड बनी है, यानी कि थ्रेड बनेगी, तो हमें दो दो लाइनें शो होंगी, है ना। तो हम एक एक लाइन इसके साथ और बनाएंगे, उसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। अब क्योंकि क्या है, थ्रेड बन रही है, तो हम उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए कलर का हम हल्का सा चेंज भी कर लेंगे। तो ये दो लाइनें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं थ्रेड का सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, स्क्रू। ठीक। इस तरीके से बन जाएगा। बनने के बाद देखिए ये बॉडी वाला बेस का पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। तो बेस वाले पार्ट को बनाने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे स्पिंडल। देखिए पहली वीडियो है, क्योंकि इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिया आपको असेंबली का, कि असेंबली आपको कौन कौन सी पढ़नी, कौन कौन सी बनानी है। इसलिए हो सकता है ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को कट करके इस पूरे पार्ट को अलग से दिखा दूँ, ठीक है, जिससे कि आपकी थोड़ी असेंबली में साइज में परिवर्तन होगा। अब जरा ये बनने के बाद आप देखिए ये बन गया। अब बेस में एक चीज़ों पे ध्यान दे रखे होंगे कि जब असेंबली बनाते हैं तो, और जब नहीं बनाते तो उनमें क्या अंतर आएगा। तो वो तो चलो हम बाद में सही भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ये जो लाइन है फुल इन सेक्शन वाला, जब हमने पोर्शन करेंगे तो ये लाइन जो डॉटेड दिख रही है ये भी फर्म हो जाएगी। ये जो इसमें होल दिख रहा है, ये भी डॉटेड जो दिख रहा है ये भी हमारा फर्म हो जाएगा, है ना। ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बेस वाला पार्ट मान लीजिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें इसमें हमें लगाना पड़ेगा स्पिंडल। अब स्पिंडल लगाने के लिए अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो क्या करना पड़ेगा, अब आपका डायरेक्ट स्पिंडल तो लग नहीं जाएगा। आप सोचिए अगर आप डायरेक्ट स्पिंडल यहाँ पहले लगा देंगे तो ये दोनों पार्ट कैसे लगा पाएंगे, है ना। पहले आपने स्पिंडल इसमें अगर कस दिया तो ये दोनों पार्ट कैसे लगेंगे। तो एक तो ये करना पड़ेगा हमें, स्पिंडल में कैसे लगाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट जो है आपका बेरिंग वाला पार्ट, ये तो हम बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो इस फ्रॉग में अलग से लगाया गया है। लेकिन ये दो जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये तो हमें अलग से बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पिंडल को क्या करना पड़ेगा, ये इसके साथ यानी लॉक नट और फ्रॉग के साथ पहले ही कनेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश ये करिए कि जैसे स्पिंडल का निचला वाला भाग है वो हमें दिख नहीं रहा है इसमें यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमें बनाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे, जब हम स्पिंडल इसके अंतर्गत डालेंगे तो स्पिंडल का हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कलर को चेंज कर लेंगे। स्पिंडल यहाँ पे एंटर कराएंगे, जैसे हमने स्पिंडल यहाँ पे डाला है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ग्रीन कलर में हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने स्पिंडल को यहाँ से एंटर कराया।
क्योंकि स्पिंडल में थ्रेड बनी हुई है तो हमें एक लाइन नहीं दो दो लाइनें साथ में बनानी पड़ेंगी। एक लाइन हमने यहाँ बना दी, एक लाइन इसी के पैरेलल। ये बना दी। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। इस तरीके से स्पिंडल हमने बना दिया। ठीक है, स्पिंडल बनाने के बाद क्या है, देखिए हमने आपको बताया कि लॉक नट, फ्रॉक, फ्रॉग और उसके साथ बेरिंग, ये सारा पार्ट किसके साथ अटैच होता है, स्पिंडल के साथ। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमें पहले लॉक नट लगाना है। अब लॉक नट जो है आप देख रहे होंगे इस असेंबली में लॉक नट जो है किसके साथ अटैच है, फ्रॉक के साथ। तो हमें कोशिश ये करनी है कि लॉक नट को फ्रॉक के साथ ही अटैच करके बनाना है, क्योंकि ये फ्रॉग जो लॉक नट है ये फ्रॉक को क्या करता है, रेस्ट करता है, इसी के ऊपर फ्रॉक जो है रेस्ट करता है। तो इसलिए ये इसके साथ बनाना है। तो आप लॉक नट का पहले डायमेंशन देख लीजिए क्या दे रखा है। इसका डाया दे रखा है 41, ठीक है, आउटर डाया। और इनर डाया दे रखा है M22 × 1.5 है। रीज़न ये है इनर डाया इतना कम क्यों दे रखा है, रीज़न ये कि स्पिंडल इसी के अंदर जाएगा और स्पिंडल का डायमेंशन भी या डाया भी देखा जाए तो M22 ही है। तो ये लॉक नट के अंदर आसानी से स्पिंडल इसके अंदर एंटर कर जाएगा। एक तो डाया इसका 41 है, हाइट इसकी 16 है, ठीक है। सेंटर पे इसके होल बना हुआ है, वो आपको पता है कितने का बना हुआ है, 6 का लिखा हुआ है, डाया 6 टैप, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे देखिए 2 × 45 डिग्री से इसको क्या किया गया है, चैम्फर करिए किया गया है। कैसे बनाना है जरा देखिए, हम आपको बताते हैं यहाँ पे बना के। तो स्पिंडल का हम कलर थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं, अलग कलर से स्पिंडल को बनाएंगे। चलिए, स्पिंडल को जब हम बनाएंगे तो डाया कितना था, 41 था। ये पॉइंट याद हो गया कि 41 डाया था। उसके बाद इसकी हाइट कितनी थी, तो आप कहोगे सर हाइट इसकी थी, एक बार देख लेते हैं कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, ठीक है। हाइट हम ले लेंगे 16, और यहाँ से भी कितनी ले लेंगे, 16। 16 लेने के बाद इसको हमने मिला लिया इससे।
बनने के बाद अब इसमें देखिए उसमें लिखा हुआ है 2 × 45। 2 × 45 का मतलब है 2 mm, तो ये है 2 mm ये है, और यहाँ से 45 डिग्री का इससे एंगल बना हुआ है, यानी कि 45 डिग्री से ये जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ है। देखिए जहाँ कोई कमी आपको समझ में आती है तो वहाँ पहले ही आप सुधार करते हुए चलिए, क्योंकि बाद में जब आप सुधार करने का आपके पास समय नहीं मिलेगा। जब आपको पढ़ाया जाएगा असेंबली, जब आप बनाएंगे तो समय इतना कम रहता है बनाते टाइम कि आप बनाएंगे तो बना नहीं पाएंगे टाइम से। ठीक है, इतना बनाने के बाद अब आपको हम बता दें कि स्पिंडल जो दे रखा है इसमें, स्पिंडल आपको देख रहे हैं ये दे रखा है स्पिंडल, और इसमें क्या है, चैम्फरिंग है, और इसमें होल कितने का बना है, M22 का बना है। तो पहले तो हम इसमें होल बना दें, और एक कुछ बात ये बता दें कि जैसे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन पे सेक्शनिंग नहीं की जाती है ना। उसमें से जैसे होते हैं कि नट बोल्ट हो गया आपका, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नट बोल्ट हो गए, है ना, सपोर्टिंग प्लेट हो गई, रिवेट हो गए, है ना, थ्रेड हो गया, और जैसे कि कुछ नट हो गए स्पेशल टाइप के, इन सब चीज़ों पे सेक्शनिंग हम नहीं करते हैं। ठीक है, सेक्शनिंग कहाँ करेंगे, सेक्शनिंग ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे हमें सेक्शनिंग करने के बाद कुछ अंदर की जानकारी मिले, कुछ अंदर की चीज़ें पता चलें, है ना। यहाँ तो ऑलरेडी पता है आपको कि कितने का होल दे रखा है और इसमें क्या स्पेशल जानकारी मिलेगी आपको, टैप कर रखा है, सब डायमेंशन दे रखी है ना। तो ऐसे पार्ट्स में हम सेक्शनिंग नहीं करते हैं। तो जब हम सेक्शनिंग नहीं करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम चैम्फरिंग करेंगे। और चैम्फरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, चैम्फरिंग करते हैं। तो चैम्फरिंग करते कितने डिग्री पे हैं, तो हम आपको बता दें चैम्फरिंग जो होती है 30 × 30 डिग्री पे रहती है। चलिए जैसे हम शुरू करते हैं कि ये एंगल जैसे हमने मान लो सेंटर से ले लिया, ये 30 डिग्री। अब इसी के अकॉर्डिंग पैरेलल में हम चैम्फरिंग करते चले जाएंगे। चैम्फरिंग कितनी रहती है, 30 × 30 डिग्री। 30 × 30 डिग्री पे आप चैम्फरिंग करेंगे, तो चैम्फरिंग जब यहाँ से शुरू होगी तो यहाँ से भी 30 डिग्री रहेगी।
चलिए ये क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से चैम्फरिंग करी जाती है 30x30 में। ठीक है, चैम्फरिंग कर दी गई। अब क्या है, देखिए इसके अंदर अब आप देख रहे होगे कि इसके अंदर तो डॉटेड लाइन हमें दिख नहीं रही है। अगर देखा जाए तो स्पिंडल जो है इसकी डॉटेड लाइन यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो हम इसकी डॉटेड लाइन को यहाँ पे शो करा देते हैं। कैसे कराएंगे ज़रा देखिए। थोड़ा सा ये गड़बड़ बन रहा है। नहीं नहीं, इस तरीके से ये स्पिंडल में हमने लॉक नट को ऐड कर दिया है। जब लॉक नट बन गया है तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉक लगाने के लिए आपको डायमेंशन दे रखा है फ्रॉक का। सेंटर से आप चूँकि क्या है, हमने बताया था आपको कि जो ये फ्रॉग होता है ये लॉक नट के साथ अटैच रहता है। देखिए आप, फ्रॉग और लॉक नट बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हैं। अब ये फ्रॉग लॉक नट में ही एक क्या लगा रहता है आपको, एक इस एक होल बना होता है जिसमें सेट स्क्रू लगाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक होल बनाएंगे और उसमें एक लगाएंगे सेट स्क्रू। एक बनाते हैं इसमें होल। ये एक होल बन गया और इसी में हमने लगा दिया एक सेट स्क्रू। ये सेट स्क्रू लग गया। ठीक, अब एक सेट स्क्रू आपको यहाँ पे भी लगाना है तो वो सेट स्क्रू आप यहाँ पे भी लगा दीजिए। एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि एक डिस्क जो है, क्योंकि यहाँ जो सेट स्क्रू लगा हुआ है उसका डाया कितना है, 8 है ना। यहाँ पे देखो दे रखा है होल M8। तो यहाँ पे सेट स्क्रू कौन सा लगेगा, ये 7 वाला। ठीक है, 7 नंबर का सेट स्क्रू कहाँ लगेगा, यहाँ पे। और जो 6 नंबर का सेट स्क्रू है इसका डाया दे रखा है M6। तो M6 वाला डाया देखिए यहाँ पे 6 का टैपिंग है तो ये जो स्क्रू लगेगा कहाँ, यहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो सामने से कैसा दिखेगा हमें, इस तरीके से दिखेगा। ऐसे ये यहाँ पे सामने से कैसा दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक, और इस सेट स्क्रू को लगाने से पहले हमें, जैसे यहाँ पे डाया है 6 का, तो ये 6 डाया वाली जो डिस्क है वो आपकी सेट स्क्रू से पहले यहाँ लग जाएगी। और जो 5 डाया वाली डिस्क है वो सेट स्क्रू लगाने से पहले जो है वो यहाँ लॉक नट के पहले लग जाएगी, इस जगह पे। ठीक है, तो एक डिस्क आपने, हमने बताया कि एक यहाँ पे डिस्क आपने बना दी। थोड़ा सा एक काम करते हैं कि थोड़ी सी थिकनेस इसकी कम करके आपको दिखाते हैं। तो ये एक सेट स्क्रू लग गया, एक यहाँ लग गया। ठीक, अब बात करते हैं फ्रॉक की। फ्रॉक जब बनाएंगे हम लोग तो ये देखिए ज़रा फ्रॉक को। फ्रॉक जो है किसके साथ अटैच है, लॉक नट के साथ। अब इसको लॉक नट के साथ अटैच करने के लिए ये वाली बॉडी इसकी दे रखी है, डायमेंशन दे रखा है 35। 35 इंटू, अब देखेंगे तो इसकी थिकनेस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो आप देखेंगे ये 19 है प्लस 6 यानी 25 है। तो 35 इंटू 25 का एक हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये एक ब्लॉक मिल रहा है। और इसी से ये फ्रॉक की जो आर्म्स हैं वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले अब 35 है क्योंकि ये 22 का है तो इसके अंदर भी फ्रॉक जाएगा ही, है ना। तो फिर हमें ये थोड़ा सा बड़ा करके रखना पड़ेगा।
हल्का सा इधर भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक। ये कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा आप। हमने डायमेंशन आपको बता दिए, आप डायमेंशन उसको देखिए। लिखा है M35 इंटू हाइट कितनी दे रखी है ये, 19 यहाँ तक दे रखी है, फिर 6 ये दे रखी है, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो ये कितनी है, 25 हाइट है और 35 ये लेंथ है। तो इसका एक ब्लॉक बन गया, और इसी ब्लॉक में हमारा ये क्या पड़ेगा, स्पिंडल का हेड रहेगा और साथ में स्पिंडल की बॉडी वाला पार्ट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसी ब्लॉक में स्पिंडल का हेड रहेगा, और स्पिंडल का हेड हमने कितना बनाया था, 27 का। चलिए पहले स्पिंडल को ही हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब हम स्पिंडल को यहाँ पे लगाएंगे तो ये ध्यान देना कि इसका हेड कितना है, हमने हेड बना दिया है। इसके बाद इसको किससे जोड़ना है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, पहले हेड बना दें। हेड थोड़ा पास में बनाते हैं। ये स्पिंडल का हेड बन के रेडी हो गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, ये स्पिंडल का, तो स्पिंडल का हेड भी लग गया। अब इसमें हमें लगानी क्या है, आर्म्स की आर्म लगानी है। आर्म लगाने के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे तो ये डायमेंशन देखनी पड़ेगी, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो यहाँ दे रखा है डाया 64, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, तो 2 mm ऊपर है। ठीक है, डाया कितना है, 64, यानी कि यहाँ से देखा जाएगा तो 2 mm ऊपर है। 2 mm ऊपर हमने ले ली, डाया 64 है। ठीक है, अब इधर देखिए, ये यहाँ पे 64 था, यहाँ पे ऊपर आते आते कितना हो जा रहा है डाया, तो एक तरफ 14 mm बढ़ जा रहा है, दूसरी तरफ भी 14 बढ़ जा रहा है, यानी 14 mm इधर बढ़ गया, 14 mm इधर बढ़ गया, है ना। लेकिन उसके बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे ये सेंटर लाइन कितनी डिस्टेंस पे आ रही, तो आप देख रहे हैं 45 + 12, है ना। 45 + 12 तक हम अगर जोड़ेंगे तो हमें ये सेंटर लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 45 + 12 जोड़ा और हमें एक सेंटर लाइन मिल गई। सेंटर लाइन हमने बना दी यहाँ पे। ठीक, सेंटर लाइन बनाने के बाद यहाँ से हमने 12 mm की
अब चूंकि आपको पता है कि ये चीज़ कॉर्नर कहाँ पे मिल रहे हैं जाके, जो 12 mm वाला पार्ट है, तो हमें ये देखना है सेंटर से 12 ऊपर ले लेना है, 12 नीचे ले लेना है। ठीक है, ऐसे ही सेंटर से 12 ऊपर 12 नीचे। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से 12 ऊपर ले लेंगे, 12 नीचे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन आर्म को इससे जोड़ देंगे, इसको भी इससे जोड़ देंगे। ठीक। ऐसे करके बनाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं, इसमें ये देख रहे होंगे इसकी थिकनेस कुछ दे रखी है। ये थिकनेस जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये 14 हमें दिखती है, यहाँ से भी 14 है। तो पहले इनके ब्लॉक भी बना लेते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ से ये 14 लिया, इधर से भी 14 लिया, और नीचे आए कितना, 25 तक, यानी कि 28 तक। 28 तक नीचे आने के बाद ठीक है, इतना बनाने के बाद अब देखिए, जब हमने ये देखा तो इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे 5 mm की थिकनेस दिखा रखा है, और यहाँ आर्म कॉर्नर से जा रही हैं, और कितने पे जाके मिल रही हैं, 19 पे जाके। चलिए, हमें क्या करना है, यहाँ 19 पे जाके, यहाँ से ये आर्म स्टार्ट हो रही हैं, ये 5 से जाके मिल रही हैं, ऐसे यहाँ ये। अच्छा, इसका बाहरी सिरा पहले मिलेगा, फिर उसके बाद कॉर्नर से आएंगे। चलिए, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अभी सही कर लेते हैं इसको। क्या करना है हमें, हमें इस कॉर्नर को इससे जोड़ना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, जब ये बन जाएगा तो उसके बाद ये लाइन बनानी है।
इसको हम ऐसे इससे मिला देंगे और इस वाले लाइन को इससे ऐसे मिला देंगे। ये हमारा बन के रेडी हो गया। देखिए ये वाला पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब इसमें देखिए होल बने हुए हैं। इसमें सेंटर कहाँ पे दे रखा है, 24 के सेंटर में दे रखा है। और होल कितने का बना हुआ है, ये होल दे रखा है इसमें R11, यानी कि ये सॉरी ये कर्व में है, कर्वेचर दे रखा है इसका कितने का, ये जो कर्व रहेगा ये R11 का रहेगा। चलिए तो पहले हम इसको साफ करेंगे जिससे कि हम इसमें कर्व बना सकें। कितने का कर्व बनना है, 11 का। इस तरीके से होल बना देंगे। होल तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे, इसमें होल कितने का दे रखा है देख लेते हैं। इसमें जो होल बना हुआ है, ये होल दे रखा है सेंटर से, ये R11 का कर्व है। अब ये होल उसी के अकॉर्डिंग होगा जितना यहाँ पे ये दिया है, देखिए 10 का दिया है, तो ये होल भी कितने का है, 10 का है, क्योंकि ये पार्ट यहीं पे लगेगा आके। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब डॉटेड डॉटेड लाइन बनानी पड़ेंगी, तो हमने यहाँ पे 10 की एक डॉटेड लाइन ये बनाई और 10 की डॉटेड लाइन एक ये बनाई। ठीक। अब चूंकि क्या है ना, ये थ्रेड बन रही है, तो थ्रेड में क्या होती है, हमें दो दो लाइनें बनानी पड़ती है। दो लाइनें बनाएंगे तो एक लाइन और इसके साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरनल थ्रेड है। ठीक है, तो इस तरीके से दो दो लाइनें और बनेंगी। बनने के बाद अब ये ध्यान देना होगा आपको कि ये बन गया, बनने के बाद इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें, बेयरिंग लगानी है। अब बेयरिंग को आप जब देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि बेयरिंग का एक सर्किल दे रखा है, कितना दे रखा है, जो आउटर ये लेंथ उसने दे रखी है, ये तो उसने दे रखी है कि ये कितनी है, 64 है ना। लेकिन जो सर्किल दे रखा है पहला 50 का दे रखा है। फिर इसके अंदर जो आपको दिख रहा है वो 40 का दे रखा है। फिर और अंदर आप देखते हैं तो इसमें कितने का दे रखा है, 29 का दे रखा है। फिर उसके अंदर देख रहे हैं तो 19 का दे रखा है। तो इस तरीके से ये सॉरी 25 का दे रखा है, 19 का दे रखा है। चलिए ये सारे हमें एंगल यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। कैसा बनाना पड़ेगा, सबसे पहले कितने का बनाना पड़ेगा, 50 का। तो एक सर्किल हमें बनाना है 50 का। ठीक, हमने 50 का सर्किल बना लिया यहाँ पे। उसके बाद में एक सर्किल छोटा सा और आ गया है, तो पहले उसको रिमूव कर दें। 50 का बनने के बाद अभी एक सर्किल कितने का बनाना है आपको, एक सर्किल बनाना है 50 का, ये बना दिया हमने। दूसरा सर्किल बनाना है 40 का। दूसरा सर्किल हमने 40 का बनाया। ठीक, 40 का बनाने के बाद एक तीसरा सर्किल बनाया 35 का। थर्टी फाइव का बना दिया। फिर इसके बाद सॉरी 25 का बनाया। फिर इसके बाद एक इसके अंदर और सर्किल है 19 का। एक सर्किल हमने कितने का बनाया, 19 का। इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा और बना लेते हैं।
तो इस तरीके से ये बेरिंग वाले पोर्शन हमारे, अब जो सेंटर लाइन है उसी से आपको डिपेंड कर रहा होगा कि आधा बेरिंग का पोर्शन ऊपर है, आधा बेरिंग का नीचे है। ये बनने के बाद अब देखिए हमें बेरिंग में कौन सा पार्ट इसमें दिखाना है, तो जरा देखिए आप, इसमें बनाना हमें बेरिंग। देखिए इस तरीके से बेरिंग के भाग निकले हुए हैं। ठीक, बेरिंग का ये भाग निकला है। निकलने के बाद देखिए ये बेरिंग यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि यहीं पे ऐसे रुकी रहेगी। अब जब बेरिंग ये बन गई है तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे रोकेंगे इसको, है ना? तो रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेट स्क्रू, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए दो सेट स्क्रू आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। ये दो सेट स्क्रू आपको ये दिखाए जा रहे हैं। ये नंबर ऑफ कितने हैं, 2 हैं। हमने बताया था आपको इसको कितना कर लेना है, 2, इसको 1 करना है। ठीक, तो ये सेट स्क्रू हैं आपके। और ये दो सेट स्क्रू कहाँ लगेंगे, पहले तो ये देखिए बेरिंग में ये होल दे रखे हैं, आपको दिख पा रहे होंगे। ये होल किस तरीके के हैं, देखिए जब हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने के बाद इसमें ये ड्रिल बिट बन के आ जाती है ना? तो इस तरीके से इसमें ये होल बने हुए हैं। अब जब हम सेट स्क्रू इसमें लगाएंगे, क्योंकि हमें लगाना है सेट स्क्रू, तो जब सेट स्क्रू लगाएंगे तो देखिए किस तरीके से लगेंगे। जैसे हमने सेट स्क्रू इसमें लगाए, तो लगाने के बाद देखिए सेट स्क्रू कुछ इस तरीके से आया, दूसरा सेट स्क्रू कुछ इस तरीके से आया। है ना? अब ये यहाँ से सेट स्क्रू बंद हो गया। बंद होने के बाद ये सेट स्क्रू का जो अगला भाग है देखिए, वो इसके साथ ऐसे करके ये यहाँ पे एंटर कर जाएगा। और एक भाग ऐसे एंटर कर जाएगा। अब सेट स्क्रू है तो इसमें थ्रेड भी बनेगी। ये थोड़ा थिकनेस ज़्यादा हो गई थ्रेड की, थोड़ी सी थिकनेस हम, हम्म, ये बन गई। ठीक, ये बनने के बाद ये भाग ऐसा निकला होता है, क्योंकि हमें टाइट कैसे करेंगे इसको, तो इसमें ये लगा लेंगे। अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें नट लगाना पड़ेगा। नट लगा दिया हमने, जैसे मान लिया कि हमने एक नट लगा दिया इसमें, तो कैसे लगेगा नट, देख।
ठीक, नट लगा लिया। नट किस कलर का है? पर्पल। ये नट लगने के बाद, नट लग चुके हैं। अब ये यहाँ पे बेरिंग आपकी फिक्स हो गई। अब ये इस जगह बेरिंग बन के रेडी हो गई है। ठीक। अब जब ये बन चुकी है तो इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो अभी हमने नहीं लगाए हैं इसमें? तो आप देखेंगे ज़्यादातर पार्ट जो हैं आपके, देखिए जैसे हमने यहाँ पे इसका बॉडी आपने कास्टिंग लगा दिया, स्पिंडल लगा दिया, ठीक है, और लॉक नट लगा दिया, इसमें हमने फ्रॉग लगा दिया, सेट स्क्रू लगा दिए, तीनों लग गए ना, डिस्क लगा दी, उसके बाद बेरिंग भी लगा दी है, बेरिंग लगाने के बाद ये सेट स्क्रू लगा दिया, नट लगा दिया। अब ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हमने इस असेंबली में ना लगाया हो, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो ऐसे करके आप जब देखेंगे तो बेरिंग का आप देख रहे होंगे पार्ट में, तो बेरिंग में जो दिखा है आपको दे रखा है कि ये देखिए ऑयल होल बना हुआ है, वो हमने अब शायद अभी नहीं बनाया इसमें, तो वो भी हम यहाँ बना देते हैं बेरिंग में। तो ऑयल होल किस तरीके का होता है? ये होता है बेरिंग में ऑयल होल। और ये काम क्या करता है? ये काम ये करता है कि ऑयलिंग यहाँ से की जाती है, और ऑयलिंग करने पे ये जो अंदर शाफ्ट जाएगी, इस वाले पोर्शन में एक शाफ्ट लगेगी। शाफ्ट इसमें दी गई है कि नहीं दी गई? इसमें नहीं दी गई है, इसलिए हमने इसमें नहीं बनाया है। अगर दी जाती तो हम इसमें शाफ्ट को भी बना सकते थे। अब जब शाफ्ट बन जाएगी तो इसमें इस तरीके से सेक्शनिंग आ जाएगी। तो ये हमारी शाफ्ट लग गई। तो इस एरिया में शाफ्ट लग जाती है, ऊपर के पार्ट में बेरिंग में इस भाग में ऐसे बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये पार्ट बन के रेडी हो जाता है। अब क्या है, ये पार्ट का हमारा फ्रंट व्यू है, और इसमें कुछ बेसिक सी डायमेंशन है, उनको आज और रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसका साइड व्यू और टॉप व्यू। ठीक है। तो बेसिक सी डायमेंशन हमारी कौन कौन सी हैं? जैसे हम देखते हैं इसमें बेसिक डायमेंशन क्या है। जैसे कि एक आपको दे रखा है कि 134 इसका डाया है ना, तो हमें यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर देना है। कैसे करेंगे? चलिए एक कोई कलर ले लेते हैं, जैसे वाइट, वाइट नहीं लेते हैं क्योंकि वाइट का बनाया हुआ है, येलो ले लेते हैं। चलिए येलो कलर से हम इसमें डायमेंशनिंग करके दिखाएंगे। तो आप ज़रा देखेंगे। ठीक, ये पूरा पोर्शन आपको दिख गया। इसके बाद इसका डायमेंशन कितना दे रखा है, ये आप देखते हैं तो 134 है। तो यहाँ पे आप सेंटर में लिखेंगे 134। अब देखिए क्या है, इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखेगा। और कलर को चेंज करके इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब 134 लिखेंगे, 134। अब आपको पता है सारी डायमेंशन किस में है, mm में ही है। चलिए इसके बाद देखिए ये वाली डायमेंशन आपको पता है कि ये इसकी कितनी है। ये कितनी दे रखी है? तो आप कहोगे सर ये इसकी डायमेंशन जो हाइट है वो दे रखी है 8। तो आप यहाँ पे लिखोगे 8। ठीक, ऐसे ये हो गई। अब बात करते हैं इसकी बेस की हाइट। तो बेस की हाइट कैसे लेंगे? ये बेस की हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट डायमेंशन कितनी दे रखी है? तो ये कितनी दे रखी है? तो आप देखते हैं जब इसमें, तो ये दे रखी है आपकी 73। तो आप यहाँ पे ये दिखा देंगे। हमने बोला आपसे कि केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डायमेंशन यहाँ पे शो की जाती हैं, सारी डायमेंशन आपको
शो नहीं कर पाएंगे, शो करने का समय भी नहीं है ना जगह होती है, ठीक है। ये देख लिया। इसके बाद आपको पता है स्पिंडल, स्पिंडल का डाया आप टॉप व्यू में भी दिखा सकते हैं, है ना। और जैसे नहीं दिखा पा रहे हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे करके कैसे शो कराएंगे, जैसे ये दिखा दिया। ये कितना है डाया, तो M22, ठीक, लिख दिया ऐसे। इसके बाद आपको ये पता है लॉक नट, लॉक नट का डायमेंशन आपको पता होगा। तो लॉक नट की डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से और यहाँ पे शो कराना होगा कि ये लॉक नट का डायमेंशन है। और इसका डायमेंशन कितना दे रखा है लॉक नट का, तो आप देखेंगे इसका दे रखा है 16। तो ये आप यहाँ पे दिखा देंगे, ये कितना लिखेंगे 16। ये 16 हो गया, ठीक है। ये तो लॉग नट की थिकनेस हो गई। अब बात करते हैं, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप नट का डायमेंशन शो कराना चाहे करा सकते हैं, या फ्रॉक से यहाँ तक की हाइट भी रिप्रेजेंट कराना चाहें तो ठीक है। जैसे हमने फ्रॉक की हाइट यहाँ दिखा दी कि यहाँ से तो देखा जाए तो ये हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ही है, ठीक है। ये दिखा दिया। और इसकी हाइट कितनी थी देख लेते हैं फ्रॉक की। तो फ्रॉक की टोटल हाइट कितनी है 45 +12 +12, यानी 24 + 45 कितनी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इतना भी यहाँ पे उस तरीके से भी दिखा सकते हो, यानी कि हमने क्या लिखा 12 + 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे बीच में और एक लाइन खींच दो, यहाँ पे लिख दो। ये लिखोगे यहाँ 45 और ये लिखोगे 24। इस तरीके से आप फ्रंट व्यू में इतनी इंपॉर्टेंट डायमेंशनें शो कर सकते हो। करने के लिए आप यहाँ के भी डायमेंशन शो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, यहाँ इसकी थिकनेस दे रखी है 5, ये भी दिखा सकते हो, ठीक। इसके बाद स्पिंडल का डाया हमने लिख ही दिया है। तो ये बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ये आप मेजर कर देना। तो दोस्तों ये सिविल वेयरिंग जो आप पढ़ रहे हैं इसका ये फ्रंट व्यू आपका बन के रेडी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जब आप देखेंगे तो इसका टॉप व्यू और साइड व्यू और रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।